हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि इस पूरे प्लेलिस्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में बिल्कुल बेसिक लेवल कवर करूंगी। उसके बाद हम जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल में, जिसमें हम कवर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको इजीली मिल जाएंगे कि इंटरव्यू लेवल पे कौन से पूछे जाते हैं, या फिर आपका जब एग्जाम देते हो यूनिवर्सिटी लेवल पर तो उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे एडवांस लेवल पे, जैसे आपके किसी कंपनी में हमें कुछ क्वेरी दी जाती है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना होता है, वो सब कुछ आ जाएंगे हमारे एडवांस में। ठीक है। अगर आपको बेसिक आता है इसको तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हर एक टाइप के बच्चे को ये चीजें समझ में आए, जिसने स्टार्ट किया या थोड़ा बहुत भी पढ़ चुका है। ठीक है। अब इस लेक्चर को आगे पढ़ने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था कि आपको ये फिगर आउट करके आना है कि पुट और पैच में डिफरेंस क्या है। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा वो इसके बारे में पढ़कर जरूर आए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे इसके लिए। तो पुट और पैच हमें पढ़ना था। अब हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कि हमारे पास जो डेटा सेव होता है डेटाबेस में वो कैसा होता है, टेबल की फॉर्म में होता है। तो मान लो कि मेरे पास एक एंट्री आई जिसमें मैंने कहा कि 10 नंबर पे राम है, नेम में उसके फादर का नाम है श्याम, कहाँ का रहने वाला है, आगरा का रहने वाला, और साथ में उसने उसका नंबर दिया। तो ये मैंने अपने उसमें एंट्रीज लिखी है। जब मैंने ये एंट्रीज लिख दी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो अगले दिन मेरे पास आता है और मेरे पास मुझसे बोलता है कि जो आपने 9 8 लिखा है ना, ये 9 8 ना होके यहाँ पे क्या आना था, 9 9 आना था। ठीक है। मतलब लास्ट में जो नंबर था यहाँ पे 8 की जगह 9 आना चाहिए था। तो वो मेरे से बोलता है कि इसे अपडेट कर दो। ठीक है, मुझे बैकएंड पे अपनी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूंगी, एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने देखा कि जब बैकएंड पे मेरे पास आईडी क्या थी, 10, नेम क्या था, राम, फादर्स नेम क्या हुआ यहाँ पे, श्याम, कहाँ का रहने वाला था, आगरा का, और साथ में फोन नंबर क्या हुआ उसका, 9 9 9, ऐसे करके इसका ये नंबर था यहाँ पे। ठीक है। अब मेरे से बोलता है अपडेट करना है नंबर, तो सोचियो ऐसे क्या दो तरीके हैं जो मैं इसे अपडेट कर सकती हूँ। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है कि मैं दोबारा से सेम टाइप का जेसन तैयार करूं, जो पहला टाइप है। मैं सेम दूसरा जेसन तैयार करूं जिसमें मैं आईडी दूं 10, नेम भी मैं सेम रखूं, राम, फादर्स नेम क्या हो गया है यहाँ पे, श्याम, सिटी आगरा, और मैं यहाँ पे क्या लिखूं नीचे, फोन नंबर में जो भी मुझे अपडेट करना है। तो अपडेटेड नंबर क्या होगा, सब में 9999। अब ये क्या जाएगा, फिर फिगर आउट करेगा कहाँ पे मेरे पास टेबल में ये एंट्री है। जब उसे ये एंट्री मिल जाएगी उसको क्या करेगा, उस फोन नंबर, पहले आईडी को अपडेट कर देगा, जो मैंने नया डेटा, उसे नहीं पता क्या चीज अपडेट हुई है, तो वो आईडी को 10 से रिप्लेस कर देगा, नेम को श्याम से, फिर राम को, नेम को राम से, फादर नेम श्याम, सिटी आगरा, फोन नंबर ये। तो जब ये पूरे उससे अपडेट कर देगा, तो जब हम कंप्लीट डेटा सेंड करते हैं, जहां पे भी चेंज हुआ होगा जिससे वो अपडेट हो जाए, तो जब हमने अपना पूरा डेटा सेंड किया कंप्लीट फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं पुट। अगर हम अपना पूरा डेटा नहीं भेज रहे और हम कितना डेटा भेज रहे हैं कि जिसमें सिर्फ हमने चेंज किया है, और हमने चेंज किस में किया है, सिर्फ फोन नंबर में। फोन नंबर क्या था हमारे पास पहले, जो भी अपडेट करना है सिर्फ वो भेज देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल डेटा सेंड कर रहे हैं। अगर हम पार्शियल डेटा सेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम कैसी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, पैच। तो जब भी हम यहाँ पे पार्शियल डेटा सेंड करेंगे, इसका मतलब कि हमें पैच रिक्वेस्ट लिखनी होगी। और जब हम कंप्लीट डेटा सेंड करेंगे तब हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट। ठीक है। अब कंपनी लेवल पे हम कौन सा मोस्टली यूज करते हैं, वो हम करते हैं पुट। तो आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपको क्या यूज करना है, पुट यूज करना है या फिर आपको यहाँ पे पैच यूज करना है। तो ये हो गया इनका डिफरेंस, पुट और पैच। सिर्फ पैटर्न में डिफरेंस है कि ये किस तरह से अपडेट करते हैं बैकएंड पे। ठीक। अब
ये हो गया हमारा कल का होमवर्क। आज के उस पे बढ़ते हैं। अब मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट करी है। आपको पता है कि टेबल में क्या होती है, हमारे पास रो होती है। तो रो क्या होंगी, मैं से स्लाइड शो कर लेती हूँ। तो जब हमारे पास आईडी, नेम, एज, सिटी, फोन नंबर, ये जो है ये कंप्लीट रो है। अगर मैं ऐसे बात करूंगी तो वो होगा हमारे पास कॉलम, और किसी पर्टिकुलर सेल की बात करूंगी तो वो होगा हमारे पास सेल। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक वैल्यू की, तो उसे हम बोलेंगे सेल। ये जो होगा जिसमें हमारे पास एक पूरी कंप्लीट रो आएगी, जिसमें मतलब कि राम की एज 26 है, उसकी सिटी गाजियाबाद है, उसका फोन नंबर ये, तो हमें ये पूरा डेटा मिलेगा राम से रिलेटेड रो में। और मुझे अगर ये निकालना होगी जो मेरे पास टेबल है और उसके अंदर जितने लोग मैंने एंट्री की हुई है, उन वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो मुझे पता लग जाएगा ये कॉलम से, सिटी से। ठीक। तो ये थी तीन बेसिक बेसिक टर्म्स जो कि हम टेबल की फॉर्म में यूज करते हैं। अब है कि हमारे हमने पढ़ा एसक्यूएल क्या होती है। एसक्यूएल हेल्प करती है बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में। अब उसमें जब हम क्वेरीज लिखना शुरू करेंगे तो हमारे पास ऐसी तो कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे हम कंपैरिजन कर सकें या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो उसी के लिए हमें क्या पढ़ना है, ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे एसक्यूएल में। तो ये होते हैं हमारे पास 5 टाइप के। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड कंपाउंड ऑपरेटर। ठीक। अब ये आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई सी भी लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज को समझने में। अरिथमेटिक है हमारे पास एक। अरिथमेटिक में क्या है, सबसे पहले है इसमें एडिशन। तो एडिशन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे उसका सिंबल क्या होता है, प्लस। दूसरा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हुआ हमारे पास माइनस। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हो गया ये। डिवीजन हो गया ये। और परसेंटेज आ गया ये। फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या आ गया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। इसके साथ साथ आ गया हमारे पास यहाँ पे, अगर हम लिखना हो नॉट इक्वल्स टू, ऐसा हम मैथ्स में लिखते थे ना इस तरह से, तो इसमें नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं हम इस वे में, दो एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। फिर आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी आप पढ़ चुके हो। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है यहाँ पे नोट। तो एंड क्या बोलता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ऑपरेंड है एक वन, और मैं उसमें लगा रही हूँ एंड, और मेरे पास दूसरा ऑपरेंड है टू, तो जब तक ये दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स ही मानेंगे हम। अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू माना जाएगा। अगर हमारे पास आता और ऑपरेशन, तो और ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट वन, एक तो होना ही चाहिए ट्रू। अगर एक भी ट्रू निकला इसका मतलब कि वो पूरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। एटलीस्ट वन ऑपरेंड या फिर वन कंडीशन, ऑपरेंड या फिर कोई भी कंडीशन जो इस साइड लिखी हुई है, मतलब ऑपरेंड भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे हम कोई कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन उनमें से एक भी ट्रू निकलती है तो हमारा वो आगे कंटिन्यू करेगा। एंड में क्या होना चाहिए, दोनों तरफ का ट्रू होना चाहिए। और नोट क्या कर देता है, रिजल्ट को उल्टा कर देता है। अगर मैं लिख रही हूँ ट्रू का नोट, तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स बोल रहा है मुझे। अगर मैं लिख रही हूँ नोट, नोट फॉल्स क्या हुआ, मतलब कि गलत नहीं है, तो उसका मतलब कि वो सही है। तो ये हो गए आपके कौन से ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर। फिर ये आते हैं आपके पास बिटवाइज। बिटवाइज भी आपने पढ़ रखे होंगे। बिटवाइज में क्या होता है, बिट्स के साथ वो खेलता है। अगर आप ये लगा रहे हो तो इसका मतलब बिट्स को वो लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। अगर ये वाला लगा रहे हो तो इसका मतलब कि वो राइट में शिफ्ट कर देगा बिट्स को। अगर आप ये एंड यूज करते हो, इसको भी हम एंड बोलते हैं, लेकिन वो एंड होता है कंडीशंस पे, ये होता है बिट्स पे। इसमें भी सेम फंक्शन है, अगर दोनों तरफ का ट्रू होगा तो ही ये ट्रू देगा। तो ये हो गया बिटवाइज एंड, इसे बोल देते हैं बिटवाइज। और सेम कंड वो है कि अगर एक भी ट्रू होता है तो उसका मतलब कि हमारी पूरी कंडीशन ट्रू है। इसके अलावा हमारे पास आता है एक्सोर। एक्सोर में आता है हमारे पास कि अगर जीरो जीरो है तो वो जीरो होगा,
1 1 है तो भी 0 होगा, लेकिन अगर 0 1 मतलब ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इस केस में होंगे हमारे पास ये 1 1, तो ये होगी बिट्स। इसके अलावा आ गया नोट। कैसे लिखते हैं नोट? हम लिखते हैं ऐसे। अगर मैं लिख रही हूँ नोट 0, इसका मतलब है 1। अगर मैं नोट 1 लिख रही हूँ तो इसका मतलब है 0। फिर हमें पढ़ना है कंपाउंड ऑपरेटर्स। कंपाउंड ऑपरेटर्स भी बहुत सिंपल है। अगर आपने लिखा कि ए प्लस इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका कंपाउंड ऑपरेटर, तो ऑपरेटर का कंपाउंड क्रिएट कर दिया, तो आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसको हम खोल के मतलब कि ओपन करके लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। या फिर अगर हमसे कोई बोलता है a माइनस इज इक्वल्स टू बी, तो इसे आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अगर सेम चीज होती a मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू b, तो आप ही कर सकते हो। तो a में हम क्या इंसर्ट कर देंगे? a मल्टीप्लाई b। सेम चीज होती है हमारी डिवीजन के केस में। यहाँ पे क्या होगा? a इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। तो ये सब है हमारे यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, जब मैं आपको क्वेरीज लिखवाऊंगी तब आप समझोगे कि हम अपने ऑपरेटर्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक। अब आपने पढ़ा आपने पढ़ा डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल कहाँ यूज करते हैं, एसक्यूएल एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। ठीक। फिर आपने डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया, आपने अब सीख लिया कि टेबल में कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, सेल क्या होती है। उसके बाद आपने सीखा कि एसक्यूएल में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक। अब एक छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जब हम एसक्यूएल में कमांड्स क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें भी कुछ टाइप्स आ जाते हैं, अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब ये क्या होता है कि सबसे पहली होती है एसक्यूएल कमांड्स में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये बेसिकली डील्स करती है जब हम स्कीमा डिफाइन करते हैं ना, स्कीमा मतलब कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि हम अपने डेटाबेस का नाम ये देना है, मतलब क्रिएट वाली जहां आ जाती है। ठीक। तो ये आ जाता है हमारा डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज में। ये चीज ध्यान रखना कि जो डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज है, ये एसक्यूएल की उन कमांड्स को अपने अंडर रखता है जहां पे हम या तो कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, मॉडिफाई करने चाह रहे हैं या डिलीट, लेकिन किसको? सिर्फ डेटाबेस को। उसके अंदर की टेबल्स है, ऐसा कुछ डेटा को नहीं, सिर्फ डेटाबेस को। डेटा से यहाँ कुछ लेना देना नहीं होता। ये आता है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। अगर आपको इसकी वो पढ़नी हो तो आप पढ़ना कि इट सिंपली डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस स्कीमा, कि आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसे किस स्ट्रक्चर पे क्रिएट किया है। अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हो, दोबारा क्रिएट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो वो सब कुछ चीज आ जाएंगी आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आ जाती हैं? अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, ड्रॉप करना चाह रहे हो, ऑल्टर करना चाह रहे हो, ट्रंकेट करना चाह रहे हो, नेम। क्रिएट मतलब आपको मैंने बताया था कि आप क्रिएट से क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हो हमारे डेटाबेस के अंदर। ड्रॉप और डिलीट क्या होते हैं? मतलब ड्रॉप का मतलब क्या होता है? डिलीट कर देना किसी भी चीज को। ऑल्टर का मतलब होता है कि मान लो कि आपने अपना एक कॉलम क्रिएट करा था पहले, जिसको आपने नाम दिया था इंट, कि वो इंट डेटा टाइप का होगा, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि वो इंट का ना हो, कि वो किसका हो? स्ट्रिंग का हो। तो उसे बोल देते हैं ऑल्टर करना, अपने उसको डेटाबेस को या फिर टेबल को। ट्रंकेट भी क्या होता है? हमारा डिलीट से ही रिलेशन होता है, तो ट्रंकेट और ड्रॉप दोनों ही डिलीट होता है। तो ये है आपका इस वीडियो का होमवर्क। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि ड्रॉप और ट्रंकेट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। ठीक है। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि ट्रिप और पैच दो टर्म्स थी, तो सेम डिफरेंस आपको पता लगाना है कि ड्रिप और ट्रंकेट में क्या है। और आप क्या कर सकते हो इसके अलावा? रीनेम कर सकते हो। मान लो आपको करना था प्रैक्टिस, अपने डेटाबेस को डिफाइन, लेकिन आपने कर दिया गलती से प्रैक्टिसेस। तो उसको अगर रीनेम करना हो अपनी गलती को, तो आप रीनेम भी एक कमांड होती है, उसे यूज कर सकते हो। तो अगर आप इन 5 कमांड्स की बात करोगे, तो वो किसके अंडर में आएंगी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर में। दूसरे टाइप का होता है हमारे पास डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये बहुत सिंपल है। इसमें एक ही कमांड आती है, वो आती है सेलेक्ट। और सेलेक्ट किस लिए यूज की जाती है? किसी भी डेटा को रीड करने के लिए। मतलब कि क्वेरी लिखोगे और जो मतलब गेट रिक्वेस्ट होती है फेच करने के लिए, तो गेट रिक्वेस्ट को लिखने के लिए हमें सेलेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो जब भी आप किसी डेटा को रीड करोगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सेलेक्ट। और वो किसके अंडर आ जाएगा? डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंडर में आ जाएगा।
फिर आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम से पता लग रहा है मैनिपुलेट मतलब अपडेट करना, एडिट करना, या फिर अपडेट मतलब कि डिलीट करना भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अभी आपने क्या पढ़ा? एक पढ़ा आपने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आपने देखा क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, ऑल्टर, रीनेम। उसके बाद आप पढ़ रहे हो क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ आप डेटा को फेच कर रहे हो, जो कि हो गया यहाँ पे सेलेक्ट। अब क्या आता है हमारे पास? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें आती है, नाम से पता लग रहा है, मैनिपुलेट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना या फिर डिलीट करना। ये हमारी लास्ट की दो बचती हैं। अब आता है, अब अपने डेटा को कंट्रोल कर रहे हो। डेटा को कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि मान लो एक यूजर है, यहाँ पे मैं एक यूजर क्रिएट करती हूँ, ये आपके पास एक यूजर है, ठीक। और ये क्या कह रहा है कि मुझे है ना कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, वो आपसे परमिशन लेना चाह रहा है, तो आप तीन काम कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप उसे ग्रांट कर दोगे वो परमिशन। कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर क्या चीज कर सकते हो? तो उसे रोक सकते हो, उसे परमिशन दे सकते हो। तो इसका नाम क्या था? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो आपने या तो ग्रांट कर दी रिक्वेस्ट, या फिर आपने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपके पास आया था इससे पहले और उसे आपने क्या किया हुआ था? ग्रांट कर दिया था। लेकिन जब ये न्यू पर्सन आके आपसे मांग रहा है ये रिक्वेस्ट, तो आप क्या करोगे? इस वाले बंदे से क्या कर लोगे? वो रिक्वेस्ट रिवोक कर लोगे, मतलब कि उसे डिनाई कर दोगे कि तुम भाई अब छोड़ दो, मेरे पास कोई नया पर्सन आ चुका है, मुझे उसे ग्रांट करना है या फिर डिनाई करना है, जो भी आगे का उसका फंक्शन होगा। तो वो क्या कर सकता है? अगर उसने किसी को एक्सेस पहले से दिया हुआ है तो वो उससे रिवोक कर सकता है। आपने ऐसे बहुत कंपनी से पढ़ा होगा कि आपका ऑफर लेटर रिवोक हो गया, तो वो क्या होता है कि आप, उन्होंने प्रॉमिस किया था लेकिन आपको दिया नहीं फिर, ठीक है, तो वो हो गया रिवोक। तो यही हो गई हमारी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जिसमें आप ग्रांट, रिवोक, डिनाई ये सब चीजें आप पढ़ते हो। अब क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे फिफ्थ में आ गया ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या हो गई हमारे पास कि अब ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। क्या होता है यहाँ पे कि एक पर्सन, मतलब ये आप हो, ठीक है, और आपका एक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। आपने कुछ सामान खर अभी आपके दोस्त बैठा हुआ है कहीं बाहर, मतलब कोई दूसरे स्टेट में या कंट्री में, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे? फ्रेंड। और इसका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में। अब आपने, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि उसे 1000 रुपीज की नीड है, और जो इसका बैंक बैलेंस है अभी के लिए, वो बैंक बैलेंस है इसका 5000 रुपीज। और आपने डिमांड कितने की करी है? आपने डिमांड करी है 1000 रुपीज के। तो इसने क्या किया? अपना कोई भी ट्रांजेक्शन ऐप खोला, ट्रांजेक्शन ऐप पे अपना पासवर्ड आईडी सब कुछ डाली, उसने डाला कि वो आपको 1000 रुपए सेंड करना चाहता है। तो अब क्या काम होना चाहिए इस बैंक में? इसके अकाउंट में डिडक्शन होना चाहिए। डिडक्शन होने के बाद अमाउंट कितना होना चाहिए? 4000। और मान लो आपका यहाँ बैलेंस था पहले 1000, आपके फ्रेंड का बैंक बैलेंस था 1000। तो जब आपने सक्सेसफुल पेमेंट कर दी, जब मैं सक्सेसफुली पेमेंट कर दी, तो इनका बैलेंस कितना हो जाना चाहिए यहाँ पे? 2000। अब ये हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना। लेकिन अब क्या हो सकता है कि इसमें क्या स्टेप्स आ गए? सबसे पहले क्या किया इसने? मैं कलर चेंज कर लेती हूँ अपने पेन का एक बार। तो यहाँ क्या हुई? बिगिन करी उसने ट्रांजेक्शन। ये एक एक्शन हुआ स्टार्ट। जैसे उसने अमाउंट डाला, पासवर्ड डाला, तो आपकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई। जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई उसके बाद उसने क्या करा? अगर वो सक्सेसफुल हो गई ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे क्या हो गया? उसने देखा कि, एक चीज देखना कि अमाउंट सेंड करने से पहले जितना अमाउंट था आपके और आपके फ्रेंड के उसमें, तो ये बिफोर ट्रांजेक्शन, बिफोर ट्रांजेक्शन यहाँ पे कितना था? आपका अमाउंट 5000, और उसका कितना था? 1000। आफ्टर ट्रांजेक्शन क्या हुआ? आपका अमाउंट हो गया 4000, और उसका हो गया 2000। तो टोटल करना कितना आता है यहाँ पे? 6000। और यहाँ पे कितना आ गया? 6। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। मतलब पूरी कोई सब चीजें आ जाती है, मतलब कि जितना पहले अमाउंट है उतना बाद में अमाउंट है। तो ये हो गया हमारे पास। इससे पता लगता है कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है।
तो अगर हमारा ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल होता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि हाँ भाई, अब हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, तो तुम कमिट कर दो कि हाँ, डेटा जितना पहले था अमाउंट उतना ही बाद में। तो ये हो गया कमिट करने का बात। अब इसके बीच में आता है कि मान लो यहाँ पे कोई फेलियर आ गया। फेलियर आने के बाद कि इसमें से तो डिडक्ट दिखा दिया कि यहाँ से तो डिडक्ट हो गए, लेकिन आपके बारे में स्टिल कितने पैसे हैं? 1000। यहाँ से डिडक्ट दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1000। तो आफ्टर ट्रांजेक्शन कितने पैसे बन के आते? 4000 और 1000, तो कितना बनता? 5000। तो अब देखो, अमाउंट में डिफरेंस है, इसका मतलब कि हमारा ट्रांजेक्शन सही नहीं आया, तो क्या हो गया? फेलियर आ गया। और फेलियर आ गया तो अब क्या करेगा? वो रोल बैक करता है कि रोल बैक करो और स्टार्टिंग से करो अपना ट्रांजैक्शन दोबारा से। ध्यान है, कभी आप पेमेंट कर रहे होते हो तो फेलियर आया, तो वो इन्हीं सब चीजों की वजह से आ जाता है कि आपके में से डिडक्ट हो जाता है, लेकिन वो कम फेलियर अगर आता है तो वो कभी भी कमिट नहीं होता। कमिट करने का मतलब कि वो दिखा देगा फाइनल स्टेटमेंट में कि आपके में से डिडक्ट हो गया, उसके में ऐड हो गया। लेकिन अगर बीच में ही फेलियर आ गया तो क्या करेगा? ना डिटेक्ट करेगा ना ही ऐड करेगा। अब ये तो हो गई छोटी सी प्रोसेस। अगर मान लो कि बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, कमिट फिर ये चीज, तो हम क्या करते हैं? जगह 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 सेव पॉइंट्स क्रिएट करते हैं कि मान लो अगर पहला सेव पॉइंट इसने यहाँ किया, दूसरा उसने यहाँ किया, तीसरा उसने यहाँ किया और यहाँ कहीं जाके फेलियर आ गया, तो वो क्या करेगा? यहाँ स्टार्टिंग में रोल बैक ना करके जो कि लास्ट सेव पॉइंट होगा ना, वहां पे रोल बैक करेगा सर। तो ये जिससे इतना जो हमने स्टार्टिंग के इतने सारे स्टेप्स कवर करे थे, उससे दोबारा से एग्जीक्यूट करने से बच जाएगा वो। तो यही सब है ट्रांजेक्शन में कि या तो आप बिगिन करोगे अपने ट्रांजेक्शन, कमिट करोगे, रिवोक कर लोगे, या फिर सेव पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये था यहाँ तक का आज का आपका थ्योरेटिकल पार्ट। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर एक वीडियो में छोटा सा क्वेश्चन क्वेरी का जरूर करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपसे बोला था कि आपको एक वर्क बेंच डाउनलोड करनी है अपने उसमें, तो आपने वो भी कर ली होगी। तो मैं अपना फटाफट वर्क बेंच ओपन कर लेती हूँ, जिसमें आपको स्टार्टिंग इंटरफेस ये दिखेगा। आपने क्या किया? अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया। तो ये हो गया आपका। हमने क्या कमांड्स रन करी थी? कि हमने करा था सो डेटाबेस, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास कितने डेटाबेस हैं। अब हमारे पास डेटाबेस इतने सारे हैं, लेकिन हम एक नया बनाना चाहते हैं, जिसमें हमने क्रिएट किया अपना डेटाबेस। यहाँ सही चला। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने क्रिएट किया था डेटाबेस, वो एक हो गया या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? शो डेटाबेस। तो देख रहे हो यहाँ पे ये आ गया प्रैक्टिस। अगर उसे यूज करना हो तो मैं यूज जो भी डेटाबेस का नाम है उसे रन करूंगी। अब मुझे देखना है कि क्या इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है। अभी टेबल नहीं है, तो वही आज देखने हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे डेटाबेस को क्रिएट करने का पैटर्न क्या था? क्रिएट लिखा, डेटाबेस लिखा और डेटाबेस का नाम। तो वो सेम पैटर्न आता है इसमें कि आपने क्रिएट लिखा, क्या क्रिएट करना चाह रहे हो? टेबल। किस नाम से आप क्रिएट करना चाह रहे हो? एम्प्लॉय के नाम से। ठीक। अब उसमें क्या करने वाले हो कि आपको ऐसे करके अपनी एंट्रीज लिखनी होंगी। सबसे पहले आप क्या लिखना चाह रहे हो? यहाँ पे आईडी, जो कि किस टाइप की होगी? इंट की। फिर आप नेम लिखना चाह रहे हो, जिसका डेटा टाइप होगा वेरकर और जिसकी मैक्सिमम लेंथ जा सकती है 255। ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो? उनका फादर नेम। फादर नेम भी किस टाइप का होगा? वेरकर का। तो ये हो गया इसका डेटा टाइप और ये हो गई इसकी लेंथ। तो ये हो जाती है हमारे पास टेबल। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारी टेबल इससे फॉर्म होती है। तो आप देखो यहाँ पे टिक आ गया, इसका मतलब कि टेबल तो फॉर्म हो गई। अब टेबल को अगर हमें देखना हो कि टेबल फॉर्म हो चुकी है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे शो टेबल्स। शो, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल हो गई। अगर आपको ये चेक करना हो कि इस टेबल में कैसे, तो हमने बताया एक सेलेक्ट क्वेरी फेच करना कि अभी इस टेबल में कोई एंट्रीज हैं या नहीं है। तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे, क्योंकि हमने पढ़ा था डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं? सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। अभी के लिए आप क्या करो? इसे याद करो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब होता है ऑल, जितनी भी रोज हैं सब फेच कर लो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किस में से करना है हमें? एम्प्लॉय टेबल में से। तो आपने लिखा ये, और जब आप इसे रन करोगे, तो अभी तो हमने कुछ इंसर्ट करा ही नहीं था, लेकिन क्या देखने के लिए मिल गया आपको? कि हाँ, जो आपने टेबल क्रिएट करी थी कि यहाँ पे आईडी होगी, नेम होगा और फादर नेम होगा, वो आपको यहाँ शो होने लगा।
तो ये हो जाता है आपका टेबल क्रिएशन। तो ये था हमारा आज का यहाँ पे क्वेरी वाला पार्ट और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आया होगा। जितना मैं कवर कर सकती थी और छोटा लेक्चर क्रिएट कर सकती थी, उतना मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है। अब अगर आपको पसंद आता है तो आपका पार्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये मैंने आपके लिए यहाँ सिंटेक्स अलग से लिख दिया है। और हाँ, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना अपनी मेल आईडी, जिससे मैं आपको ये पूरी-पूरी पीपीटीज़ शेयर कर दूँगी, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।